ये प्रसिद्ध कथन है महात्मा गांधी का कि भारत गांव में बसता है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई भारत जो कहाँ है गांव में बसता है और ये बात सही भी है। अगर हम आज भी देखें तो 69 या मैं कहूँ कि लगभग 70% लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं। तो उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अब हम बात करेंगे। अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है? तो इंग्लिश में अगर हम कहें इसे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंटर से जो पावर है वो कहाँ की ओर जाना? परिधि की ओर जाना, बाहर की ओर जाना। जैसे मैं कहूँ कि जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास ही नहीं है। कैसे? मैंने कहा कि मेरे गाँव ये मेरा घर है, ठीक है? ये मेरा घर है और ये मेरे गाँव की सड़क है, ठीक? ये पूरा मेरा गाँव है, ठीक? तो अगर मेरे गाँव की सड़क टूट रही है या मेरे घर की सड़क, तो मैं भाई आज की सरकार से थोड़ी कहूँगा, भाई मोदी जी को फ़ोन लगाऊँगा, ठीक है? भाई राजनाथ जी को फ़ोन लगाऊँ कि भाई मेरी सड़क बनवा दो, यहाँ पानी भर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हाँ? तो इसके लिए सरकार नहीं कहेंगे, संविधान ने शक्तियाँ बाँट रखी हैं, ठीक? कि भाई अगर आपको गाँव की समस्या है, गाँव की पानी की समस्या है, ठीक? पंचायत की समस्या है, स्कूल की समस्या है गाँव के, तो ये सब कौन निपट लेगी? तो ये सब निपट लेगी हमारी पंचायत, ग्राम पंचायतें, ठीक? तो ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ दे दी गईं, जितनी उनको ज़रूरत है, ठीक? तो यही है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नेंस का जो सबसे बढ़िया रूप है वो हमें देखने को मिलता है चोल के समय, हाँ, चोल के शासन में। चोल के शासन में और सभा नामक दो संस्थाएं होती थी, जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है ग्राम पंचायतों का, ठीक है? तो फिर अगर हम देखें आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में रिपन जो है उन्होंने क्या करा, एक प्रस्ताव निकाला 1882 में और वो बन गए पंचायतों के जनक, ठीक? और फिर आया 73वां संविधान संशोधन 1992-1993, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ रिपन से देख लेते हैं फिर से एक बार। रिपन कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक है और इन्होंने क्या करा, 1882 में एक प्रस्ताव निकाला जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या मैं कहूँ कि अधिकार पत्र कहा जाता है, जिससे आधुनिक भारत में पंचायतों का मार्ग क्या हुआ? साफ हुआ, हाँ? अगर हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक? और साथ में हम यहाँ कि हमारा संविधान लागू हो गया। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो जो पंचायती राज है, ये गांधीवादी विचारधारा है, क्योंकि गाँव कहाँ बसता है भाई? सॉरी, भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है, तो ये महात्मा गांधी का कहना है। तो एक है श्रीमन नायर अग्रवाल थे, मतलब गांधीवादी विचारधारा वाले। तो उनके प्रस्ताव से या मैं कहूँ कि उनके प्रयासों से पंचायती राज को संविधान के भाग 4 में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया, हाँ? और भाग 4 क्या कहता है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्यों को ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, हाँ? तो अनुच्छेद 40 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पंचायतों को इतनी पावर दे दे ताकि वो अपने काम क्या कर सके, सुगमता पूर्वक कर सके। अच्छा, इसी के आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सामुदायिक विकास प्रोग्राम चला था एक, 2 अक्टूबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, जो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि पंचायतों को कोई भी पावर दी नहीं गई, ठीक? इसलिए वो प्रोग्राम क्या हो गया? फेल हो गया। और अब पंचायतों की स्वायत्तता के लिए या मैं कहूँ कि उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत होती है बलवंत राय मेहता समिति से। ये गलत हो गया है, बलवंत हो गया है, बलवंत राय मेहता। अच्छा, इसकी समिति है जो आई है 1956 में, 57 में इसने रिपोर्ट दी और इसने 3 स्तर की पंचायतों की बात की है। सबसे ग्राउंड लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति, ठीक है, या ब्लॉक पंचायत है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुई जिला पंचायत, जिसे सरकार ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और बलवंत राय मेहता क्या बन गए? स्थानीय स्वशासन के शिल्पी कहलाए। और इसी के चलते सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पहली बार पंचायतों की क्या हुई? व्यवस्था हुई। और उसको आगे बढ़ाते हुए 1997 में अशोक मेहता समिति आई। अच्छा, जब मैं पढ़ता था, तो मतलब जब मैं तैयारी करता था, तो ये कन्फ्यूजन बहुत होता था कि पहले कौन सी समिति आई है। तो पहले आई है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक? फिर आई है कौन सी?
अशोक मेहता समिति। तो याद रखना क्रम भी पूछ लेता है कई बार कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं उनका क्रम बताओ। तो ठीक याद रखना है। अच्छा, इसने कितने स्तर की सिफारिश करी थी? 2 स्तर की। इन्होंने 3 स्तर की, इसने 2 स्तर की। सरकार ने इसको नहीं माना, 3 स्तर वाली को एक्सेप्ट कर लिया और आज भी हमारे यहाँ 3 स्तर की पंचायतें हैं, एक्सेप्ट बंगाल या बंगाल को छोड़ दें तो। बंगाल में कितने स्तर की पंचायतें हैं? बंगाल में 4 स्तर की पंचायतें हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद 3 समितियाँ और देख लेते हैं हम, ठीक है? जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति, ठीक? इनका क्रम याद रखना है। इन लोगों ने नियमित चुनाव, महिलाओं को आरक्षण, वित्तीय सहायता, ठीक? और साथ ही संवैधानिक दर्जा देने की बात की किसको? पंचायत को। और उसी के चलते राजीव गांधी ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन का एक प्रस्ताव रखा, जो फेल हो गया लोकसभा में पास होने के बाद भी, ठीक? फिर पीवी नरसिम्हा राव आए, उन्होंने इसको पास करवा दिया। देखिए अलग-अलग तारीख है, लोकसभा में 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को राज्यसभा में और फिर 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया 1993 में, हाँ। जबकि शुरुआत हुई है 1992 से और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में यह लागू हो गया। क्या लागू हो गया? 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, एक्ट लागू हो गया। अच्छा, ये 92 लिखा पड़ा है, इसको 92 93 भी लिख सकते हो आप क्योंकि 92 में स्टार्ट हुआ है और 93 में जाके क्या हुआ? निपटा है ये मामला, हाँ। और जब ये लागू हुआ तो इसी तारीख को पंचायती राज दिवस आज भी मनाया जाता है और पंचायत को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया, पंचायतें सशक्त हो गईं और गाँव को और सारी शक्तियाँ पंचायतों के सॉरी संविधान के द्वारा मिल गईं। भावनाओं को पुनः स्थापित किया, 16 नए अनुच्छेद आ गए, 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची आ गई और जिसमें 29 सब्जेक्ट मिल गए, जिस पर पंचायतें क्या करती हैं? काम करती हैं। ठीक है? चलिए ये आगे बढ़ जाते हैं, ये दोबारा हो गया है, ठीक? अब बात करते हैं पहले अनुच्छेद की 243 की, ठीक? और 240 हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो जो 243 है, 243 में केवल परिभाषा है, ठीक? याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है वो कौन है? ग्राम सभा का अनुच्छेद 243 का ए या क कह सकते हो। ग्राम सभा, अगर आप गाँव के हैं तो आसानी से समझ जाओगे, मैं तो गाँव का ही हूँ। तो एक ही ग्राम सभा में कई गाँव हो सकते हैं, 2 से 3 गाँव हो सकते हैं एक ही ग्राम सभा में। अच्छा, ग्राम सभा होती क्या है? तो ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है। आपको समझना पड़ेगा गाँव या ग्राम, ठीक? और ग्राम सभा में फ़र्क है। गाँव की जो उत्पत्ति है, ये प्राचीन काल से चली आई है, लेकिन ग्राम सभा की जो उत्पत्ति है, वो भई हम कह रहे हैं कि वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुई है, ठीक है? क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे गाँव में 1 साल का भी बच्चा है, 1 महीने का भी बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, तो ये 16 साल के या 18 साल से कम के बच्चे हमारे ग्राम सभा के, ठीक है? हमारे ग्राम सभा के सदस्य नहीं है क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य जो होता है वो गांव का 18 साल से अधिक आयु का बच्चा होगा और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक? निर्वाचक नामावली में जब वोट डालने जाए तो लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, वही है ग्राम सभा का मेंबर, ठीक? इसका अनुच्छेद है 243 का ए, ठीक? इसका काम क्या है? इसका काम है पंचायतों के काम का अनुमोदन करना, उसके कामों का निरीक्षण करना और साथ ही उस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ग्राम सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, हाँ, इसलिए इसका अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है 243 का ए। अब बात करते हैं 243 का बी या ख की। इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में विवरण है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आज त्रिस्तरीय और 4 स्तर की पंचायतें देखने को मिलती हैं, जो कि कहाँ पर है? केवल बंगाल में, हाँ, 4 स्तर वाली। जहाँ 20 लाख से कम की जनसंख्या है, वहाँ 2 स्तर की पंचायतें होती हैं। अच्छा, एक फैक्ट रह गया, यहाँ पे छूट गया कि जब हमारा ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है, तो उस समय जो सिग्नेचर करा है मतलब राष्ट्रपति थे, वो थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक? शंकर दयाल शर्मा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 243 के बी में स्ट्रक्चर है, संरचना है कि कितने स्तर की हो और सी क्या कहता है कि इसके जो स्ट्रक्चर है या हम कहें कि संरचना संबंधी जो कानून है वो राज्य विधानमंडल ही बनाएगा, ठीक?
अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि जो सदस्य जैसे मैंने कहा ग्राम पंचायत है, तो उसका जो मुखिया है वो तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, हाँ, हमारे द्वारा। बाकी अगर हम कहें कि ब्लॉक प्रमुख वगैरह हो गया या पंचायत मतलब जो क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत का सदस्य तो हम चुनते हैं, लेकिन हम अध्यक्ष को नहीं चुनते हैं, हाँ, वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। ठीक। अब बात करते हैं आरक्षण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आरक्षण दिया जाता है 243 के डी में। जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण सभी जगह कंपलसरी है, 1/3 आरक्षण, लेकिन ऐसे राज्य भी हैं जो महिलाओं को बराबरी का या आधा हिस्सा देते हैं। वो है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। ठीक। यहाँ पर 1 साल महिला सीट आएगी तो 1 साल पुरुष सीट आएगी। और अगर हम बात करें एसटी और एससी को आरक्षण, तो वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, साथ में उनकी महिलाओं को भी उसी अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ठीक है। चलिए, अगर हम ई की बात करें तो ई में कौन होता है, ई में है उसका कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल कब से होता है, पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। अगर बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। और जो नई पंचायत है वो अपना केवल बचा कार्यकाल ही पूरा करेगी। जैसे 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल बाद भंग हो गई, तो जो नई आएगी वो केवल 2 साल तक ही चलेगी, 5 साल तक नहीं चलेगी, क्योंकि पंचायतों के जो चुनाव है पूरे राज्य में एक साथ ही होते हैं। और अगर 6 महीने पहले भंग हो गई चुनाव होने से, तो उसका फिर चुनाव दोबारा तभी होंगे जब सबके एक साथ होंगे। ठीक है। तो पहले अधिवेशन से याद रखना है, हाँ, पहला अधिवेशन का मतलब पहली बैठक, ना कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन से। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरी लगती है, तो तुम्हारा रिजल्ट आने से तुम्हारा ज्वाइनिंग शुरू नहीं हो जाती, मतलब वहां से तुम्हारा कार्यकाल नहीं शुरू हो रहा है। तुम्हारा कार्यकाल शुरू होगा जब तुम क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। हाँ। एफ में है अयोग्यताएं। तो हम क्या है कि 21 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, 21 साल के हो तो आप सभापति बन जाओ, जिला पंचायत सदस्य बन जाओ, ठीक, वो सब बन सकते हो। 25 साल के हो तो भैया क्या बन जाओगे, ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाओगे। हाँ। 30 साल के हो तो राज्यसभा का मेंबर, 35 के हो तो राज्यपाल और राष्ट्रपति सब बन सकते हो। ठीक। और अगर 18 साल के हो तो भैया आप केवल ग्राम सभा के मेंबर हो। और अगर 18 साल के भी नहीं हो तो खाली गांव के निवासी हो, आप संविधान का हिस्सा नहीं हो। ठीक, मतलब इस हिसाब से नहीं हो, 73वें संविधान संशोधन में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं हो, मूल अधिकार वाले हो आप। हाँ। ठीक। अब बात करते हैं पंचायतों की शक्तियाँ। तो ये आपके जी में है और साथ में अनुसूची 11 में, जिसमें 29 काम पंचायतों के लिए बताए गए हैं। एच में ये बताया गया है कि कौन से टैक्स या कर वसूलेगी पंचायत। ठीक। ये बड़े अच्छे अनुच्छेद हैं। 243 का आई और कौन सा के। इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसकी नियुक्त गठन राज्यपाल हर 5 वर्ष में करेगा। इसका काम क्या है, जैसे ये राज्य वित्त आयोग का काम है सुझाव देना कि कैसे नगर पालिका पंचायतों को राज्य क्या करे, अनुदान दे, कर का वितरण करे, और ये सब सुझाव देगा। मतलब सीधे सीधे कैसे पैसे बटे राज्य और पंचायतों के बीच। ठीक है। इसकी सिफारिश देगा राज्य वित्त आयोग। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो इन दोनों के क्या कराएगा, चुनाव कराएगा, पंचायतों के चुनाव कराएगा और नगर पालिका के चुनाव कराएगा, चुनाव चिन्ह देगा, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। मतलब चुनाव संबंधी जो भी काम है वो सब करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, केवल पंचायतों के और नगर पालिका के, विधायकी के नहीं। हाँ। विधायकी के लिए आर्टिकल 324 है और वो है आपका राज्य नहीं केंद्र निर्वाचन आयोग। ठीक। वो 324 के तहत वो सारे चुनाव कराएगा। ऐसी वित्त आयोग सेंटर का अलग है 280 अनुच्छेद में। वो क्या करता है, वो राज्यों और केंद्रों के बीच पैसे कैसे बटेंगे उसकी बात करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। हाँ। राज्यपाल एक निर्वाचन आयोग क्या करेगा, नियुक्ति करेगा 243 के में। 243 का एम क्या कहता है कि कहाँ कहाँ भागना लागू नहीं होगा। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में वो लागू नहीं होगा। 243 का ये कहता है कि भाई पंचायतों के खातों की जो रख रखाव है वो जिम्मेदारी किसकी होगी, विधानमंडल की। अब आखिरी अनुच्छेद देख लेते हैं पहले हम। तो आखिरी अनुच्छेद 243 का 9 है। ठीक, 9। हाँ। तो हम कह रहे हैं कि ये इसमें यह है कि अगर चुनाव में कोई बवाल हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो न्यायालय उसमें कोई मामला हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। कौन करेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त एक प्राधिकारी।
और एक पेशा एक्ट है जो आज का पेपर में पूछा गया है कि 1996 में कब आया, मतलब तो पेशा एक्ट आया 1996 में। हाँ, इसमें क्या है कि ग्राम सभा का पहला अधिकार है जो अपने क्षेत्रों में संसाधनों का क्या करे, दोहन करे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, हाँ, तब जाके इसको एंड करते हैं। तो मैं बात करता हूँ शुरू से, हाँ, शुरू से मतलब चोलों से। तो चोलों के समय स्थानीय स्वशासन बहुत बढ़िया था, ठीक, और सभा थी उस समय। फिर हम रिपर को देखेंगे, 82 में मैग्ना कार्टा आ जाएगा। फिर 73वां संविधान संशोधन आएगा जिसके द्वारा आपके हाँ, जिसके द्वारा आपके क्या हो जाएंगे, वही भाग 9 आएगा, ठीक है, 16 नए अनुच्छेद आएंगे, ये सब आएगा। फिर आप देख लेना 243 का ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 243 का ए, ठीक है। फिर आप देखोगे डी, और आप देखना आई के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देखना बढ़िया से, ठीक है। चलिए, तो आज वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।